कल की क्लास में ਆਪਾਂ चैप्टर स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजिंग। हमने बात की व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, और कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने मीनिंग्स की बात की। फिर हमने बातचीत की स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक हम कर रहे थे एक्चुअली। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। फर्स्ट 2 स्टेप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। और सेकंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये 2 टॉपिक हमने कर चुके हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमें एक काम देखना है क्या है, और देन उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। और डिपार्टमेंटलाइजेशन में हमने क्या किया कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए। डिपार्टमेंटलाइजेशन की आपको स्ट्रक्चर 2 तरह की बताई थी कल, एक फंक्शनल और दूसरी डिविजनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। और डिविजनल स्ट्रक्चर में कि हमारी डिविजन्स के अकॉर्डिंग, एक हमारी कंज्यूमर गुड की डिवीजन है, एक हमारी मान लो इलेक्ट्रॉनिक की डिवीजन है, एक हमारी रिटेल कारोबार की डिवीजन है, एक हमारी मोबाइल टेलीकॉम की डिवीजन है। तो इस तरह से डिवीजन्स को पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवीजन में डिवाइड करके आगे फिर उनको उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपन डिवाइड करते हैं। थर्ड स्टेप है बेटा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। जब हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए, उसके बाद पॉइंट आता है कि हमने हर बंदे की अपनी अपनी ड्यूटी फिक्स करनी है। एग्जांपल देखिए कितनी अच्छी लिखी है इसमें। कहते हैं हमारा स्कूल है, जैसे अपने स्कूल में भी ऐसा ही है। स्कूल में क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैथ्स डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, और या फिर कोई हिंदी, पंजाबी, साइंस एटसेट्रा। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या है कि भाई डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद वो सारे टीचर जो कि मैथ पढ़ा सकते हैं उनको मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, वो सारे टीचर जो कि हिंदी पढ़ा सकते हैं उनको हिंदी डिपार्टमेंट में, वो सारे टीचर जो कि साइंस पढ़ा सकते हैं उनको सारे साइंस डिपार्टमेंट में, वो सारे टीचर्स जो कि कॉमर्स पढ़ा सकते हैं उनको कॉमर्स डिपार्टमेंट में। तो इस तरह से हर बंदे को हम उस तरह से उसकी ड्यूटीज असाइन कर देंगे कि आपने भाई ये वाला काम आपने करना है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए, जब मुझे पता होगा, ध्यान से समझना ये एग्जांपल, जब मुझे पता होगा कि ये मेरी ये ड्यूटी है तो नेचुरली है भाई कुछ अच्छे से काम हो पाएगा, मेरे मन में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। अब मेरे को यही नहीं पता है कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, मैंने एसएसटी पढ़ानी है, मैंने साइंस पढ़ानी है, तो क्या पढ़ाएंगे, कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, है ना। वो जो कल आप वर्ड यूज करे थे, एम्बिसिटी रहेगी, चाउस रहेगा। तो अगर ड्यूटीज असाइन की हुई हैं तो उससे क्या होगा, प्रॉपर वर्कलोड कम भी होगा, अपना काम खुद से करेंगे, और जिससे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगी, हमारी एबिलिटीज काम करने की जिसे आप वर्ड यूज करते हैं एफिशिएंसी, ये सब भी हमारा इंक्रीज होगा। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी से हमें ये लाभ भी होगा। फोर्थ पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। लास्ट पॉइंट क्या आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, हमने फर्स्ट पॉइंट में वर्क को डिवाइड किया, सेकंड पॉइंट में हमने डिपार्टमेंट्स बना लिए, थर्ड पॉइंट में हमने जो डिपार्टमेंट बनाए हैं उनमें लोगों को इकट्ठा करके उनको ड्यूटीज असाइन की। फोर्थ पॉइंट में क्या है, हम भाई मैथ्स डिपार्टमेंट में 10 टीचर हैं फॉर एग्जांपल,
मैथ्स डिपार्टमेंट में 10 टीचर्स हैं, तो हर टीचर का एक वो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप फिक्स करना पड़ेगा, दैट हु इज द एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट, हु है ना, हु इज द मतलब सुपीरियर एंड हु आर सबऑर्डिनेट्स, किसको सारी अथॉरिटी वेस्ट की जाएगी, मतलब किसको सारी अथॉरिटी दी जाएगी। जैसे 10 टीचर्स हैं, एक टीचर को एचओडी बना दिया गया और बाकी टीचर्स को एज अ टीचिंग वो अपना टीचर काम करेंगे। जो भी बाकी के 9 टीचर्स को कोई प्रॉब्लम आएगी वो किसको संपर्क करेंगे, वो बात करेंगे, वो अपनी समस्याएं सुनाएंगे एचओडी को। टीचर्स किसे रिस्पॉन्सिबल होंगे, एचओडी को। एचओडी आके किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्रिंसिपल सर को। अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, एचओडीज की। ठीक है, तो दैट इज वो जो रिलेशनशिप्स हैं आपस में वो फिक्स होने चाहिए, ताकि किसी किस्म की मुझे पता तो हो, वर्कर को पता तो हो कि मेरे से कौन पूछेगा या मैंने किसको बताना है। इस वजह से पूरा है ना, एक वो इसके लिए, इस सिस्टम के लिए वर्ड क्या यूज किया गया यहाँ पे, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। एक हायरार्की फिक्स होनी चाहिए, चेन फिक्स होनी चाहिए कि ये सुपीरियर, इसके बाद ये सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट, ये मेरा सुपीरियर है, ये मेरा सबऑर्डिनेट है। मेरा सुपीरियर एक है लेकिन मेरे सबऑर्डिनेट्स 4 है, मतलब मेरे टीम में 4 लोग काम करते हैं, मैंने इन चारों से अपना अपना काम करवाना है। दैट इज, है ना। इससे क्या होगा, जस्ट पूरा पूरा सिस्टम देखिए, कुछ नहीं कर रहे हैं चारों पॉइंट्स में, सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग, अरेंज। सो दिस इज अ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सबसे पहले वर्क को डिवाइड किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, डिवाइड किया गया, जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, स्पेशलाइजेशन आएगी, बर्डन कम होएगा। डिपार्टमेंट्स बनाए गए, एक तरह के काम के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। सेल का काम सेल डिपार्टमेंट, परचेज का सारा काम, कुछ भी परचेज करना है परचेज डिपार्टमेंट, बाजार जाने का, मार्केटिंग का, फाइनेंस का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, रिपेयर का काम टूल एंड रिपेयर डिपार्टमेंट को। इस तरह से सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए गए। एक डिपार्टमेंट एक ही तरह का काम करेगा तो किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं रहेगी, सारी एक्टिविटी समय से पूरी होंगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी, है ना, स्पेशलाइजेशन आएगी। उसके बाद हमने क्या किया, ड्यूटीज असाइन कर दी, ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। पर्सन को पता तो हो, वर्कर को पता तो हो उसका काम क्या है, तभी वो उसको अच्छे से काम कर पाएगा। क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छे से आप ड्यूटीज, जितनी अच्छे से मतलब यहाँ पे जितनी क्लैरिटी से आप ड्यूटीज डिफाइन करेंगे, उतना ही रिसोर्सिस को वो सामने वाला बंदा ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाएगा, उतना ही वो अपने कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएगा। और लास्ट में आपा क्या किया, रिलेशनशिप फिक्स किए बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, कौन किसको अकाउंटेबल है, किसकी कितनी अथॉरिटी है, सब कुछ वो पहले से फिक्स होना चाहिए। क्लियर। जैसे अभी अभी आपको एग्जांपल बताइए कि टीचर्स किसे अकाउंटेबल होंगे, एचओडी को। एचओडी आगे किसको अकाउंटेबल होंगे, प्रिंसिपल सर को। प्रिंसिपल सर आगे किसको अकाउंटेबल होंगे, किसको जवाबदेह होंगे, स्कूल की मैनेजमेंट। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं है ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस। अगर आपने कल वाला टॉपिक और आज वाला टॉपिक अगर आपने यहां तक अच्छे से सुना है, वेरी वेरी इजी। देखिए ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजिंग की फर्स्ट पॉइंट क्या है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग में अपना क्या किया है, वर्क को डिवाइड किया है। जब वर्क को डिवाइड करेंगे, एक ही बंदा एक ही तरह का काम परफॉर्म करेगा, बार बार उसकी रेपिटेशन करेगा, नेचुरली द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल डिवीजन ऑफ वर्क, वही पॉइंट है,
उसकी पॉजिटिविटी में आप पढ़ते हैं कि जब आप वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उस वजह से क्या होती है, स्पेशलाइजेशन। क्योंकि जब आप रैपिडेटली एक ही काम करते हैं तो आप फिर उसमें क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। वैसे भी कहते हैं कि दो नाव में सवार होके बंदा जल्दी जल्दी सफल नहीं होता। ये रियल लाइफ के एग्जांपल है। एक तो स्पेशलाइजेशन हुई ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरी स्पेशलाइजेशन हुई ड्यू टू डिपार्टमेंटलाइजिंग। किया है आपा। फाइनेंस वालों का काम क्या है, सिर्फ फाइनेंस की एक्टिविटीज देखना। उनका काम क्या है, कहां से हमें पैसा मिल सकता है। एक और पॉइंट, फाइनेंस वालों का काम सिर्फ ये नहीं है पैसा अरेंज करना, उनका ये भी काम है कि पैसा कम कॉस्ट के ऊपर अरेंज करना। उसे असली फाइनेंशियल मैनेजर कहा जाएगा, जो कि कंपनी के लिए कम से कम कॉस्ट के ऊपर अच्छे से अच्छा फाइनेंस क्रिएट कर पाएगा। वो फाइनेंस जिसका ब्याज कम लगे, जिसके ऊपर हमें पे कम करना पड़े और जो ज्यादा समय के लिए हमें पैसा मिल जाए, उसे सबसे बढ़िया फाइनेंस कहते हैं। ये जब आप बिजनेस स्टडी का सेकंड यूनिट स्टार्ट करोगे ना, आफ्टर द पार्ट ए, पार्ट बी में फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपका इसी के रिलेटेड है, फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, उसमें आपको ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो बात करें आप डिपार्टमेंटलाइजेशन की, तो डिपार्टमेंट्स जब डिवाइड कर दिए, एक वो बंदे ने वही डिपार्टमेंट में काम करना है तो वो उस डिपार्टमेंट के पूरा एक्सपर्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप सोच के देखिए, एक सेल मैनेजर है, सेल वाले बंदों को पता होता है कि कैसे, जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री वालों ने सेल मैनेजर रखे हुए हैं कि आगे दुकानों पे आपने माल बेच के आना है ना, सेल्स करके आनी है। तो वो जो एजेंट होंगे, सेल एजेंट होंगे, वो चुटकी मार के ऐसे 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 वो मन पढ़ लेते हैं कि दुकानदार कितना सामान खरीदने वाला है, वो सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। वो उसी हिसाब से अपनी बातों को घुमा के दुकानदार का मन डाइवर्ट करके ज्यादा से ज्यादा माल बेचने की कोशिश करते हैं। दैट इज द स्किल ऑफ द सेल मैनेजर। अब ये बताइए, क्या जो ये स्किल सेल मैनेजर में है, ये स्किल प्रोडक्शन मैनेजर में होगा? शायद नहीं होगा। प्रोडक्शन मैनेजर को ये पता है, वो अपने काम में एक्सपर्ट है, उसे ये पता है कि प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे इस प्रोडक्ट में अगर ये ज्यादा ऐड कर दें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसे आएगी, और अगर इसमें ये कम कर दिया जाए इंग्रेडिएंट तो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसे आएगी। तो वो जो स्किल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो जो स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्टाइज, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस क्रिएट हो रही है, किस वजह से हो रही है? ड्यू टू डिपार्टमेंटलाइजेशन या फिर ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क। तो ऑर्गेनाइजिंग की फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या हुई भाई? इससे, ऑर्गेनाइजिंग से, वर्क को डिवाइड करने से, डिपार्टमेंटलाइजेशन करने से क्या आती है? एकदम अच्छे वाली स्पेशलाइजेशन। सेकेंड इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन। जुड़ रहे हैं पॉइंट? ऐसे अगर बिजनेस को जोड़ जोड़ के पढ़ोगे तो एकदम सौखी है, अगर रट्टा लगाओगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से रिलेशनशिप में क्लैरिटी कैसे आती है? सोच के देखो। चार आप पढ़े हैं, 4 पॉइंट्स पढ़े हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में वर्क को डिवाइड किया है, डिपार्टमेंट बनाए हैं, ड्यूटी असाइन की है और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप फिक्स किए हैं। तो वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी किस वजह से आएगी? ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ व्हेन वी एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जब वो अथॉरिटी, ये यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, ये रहा, जब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपा ने फिक्स कर दी, एक हायरार्की आपा ने पूरी बना दी कि भाई प्रमोद ये आपका सुपीरियर है, इसको आपने रिपोर्ट करना है, इसको आप अकाउंटेबल हो। प्रमोद जी आपके आपके ये 4 मेंबर्स हैं, आप है ना, ये 4 आपके सबॉर्डिनेट हैं, आपने इनसे काम करवाना है, ये आपको अकाउंटेबल है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब भाई मेरे को 4 लोग दे दिए काम करवाने को कि प्रमोद जी आपने आज की तारीख में 1000 यूनिट सेल करने हैं। तो मैंने क्या किया, वो 4 लोगों को मान लो दे दिया 250-250 यूनिट। तो अगर उन्होंने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, वो 4 लोगों को नहीं पूछा जाएगा कि क्यों नहीं टारगेट अचीव हुआ, किसको पूछा जाएगा? मिस्टर प्रमोद को।
मेरा सुपीरियर मुझे पूछेगा, आगे मेरे सुपीरियर का जो सुपीरियर होगा वो मेरे सुपीरियर को पूछेगा। अकाउंटेबिलिटी नेवर ट्रांसफर, अकाउंटेबिलिटी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी तो रहेगी ही रहेगी। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजिंग की मदद से क्या हुआ, एक वो जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसमें क्लैरिटी आ गई, क्लैरिटी आने की वजह से नेचुरली है वो कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएगी। थर्ड पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब सोच के देखिए, अभी अभी बताया भी था आपको प्रोसेस में, रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कैसे कर पाएंगे, कैसे, कब रिसोर्स ऑप्टिमली यूटिलाइज होंगे, जब जो मैं काम कर सकता हूं वो काम मुझे दिया जाएगा, जब एक ही तरह का काम मुझे दिया जाएगा कि प्रमोद जी आपका ये काम है, यही काम करना है, तो वही काम जब मैं करता जाऊंगा उस काम में प्रमोद जी एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो प्रमोद जी जैसे ही उस काम में एक्सपर्ट हो गए तो प्रमोद जी को समय भी कम लगेगा, प्रमोद जी की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, प्रमोद जी वेस्टेज भी कम करेंगे। तो ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क फर्स्ट, और ड्यू टू असाइनिंग प्रॉपर ड्यूटीज। प्रमोद जी को पता है कि बच्चों को भाई ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, जब प्रमोद जी को यही नहीं पता है ना, भी मान लो मेरे को सुबह स्कूल आके कहें प्रमोद जी आप आज आपने साइंस की क्लास लेनी है, हाउ आई ऑप्टिमली यूटिलाइज द रिसोर्स, भाई 2 घंटे में भी मैं 2 लाइनें नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को मेरी ड्यूटीज पहले से अच्छे से असाइन की गई है, वर्क डिवाइड किया गया, प्रमोद जी आपने ये काम करना है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो क्या होगा, रिसोर्सिस को आप ऑप्टिमली अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। अब सोच के देखिए, एकदम से आपको, आप तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लो आपका पहला पीए है, शायद मान लो, याद नहीं मेरे को डेट शीट, मान लो आपका पहला पीए बिजनेस का है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपको जिस दिन आपका पेपर है ये कह दिया जाए कि भाई, आपको ये कह दिया जाए कि आज आपका बिजनेस का पीए नहीं लेते हैं, आज आपका फिजिकल का पेपर लेंगे, कैसे दे पाओगे, आज आपका मैथ का पेपर लेंगे, कैसे दे पाओगे, क्या रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाओगे, क्या नॉलेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाओगे, क्या समय को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रॉपर वो काम अच्छे से असाइन नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया एग्जांपल लिखी है, कहते कोई बेकर है, वो बेकरी में काम करता है, वो केक बनाता है ना, तो उसको पता है, उसको पता चल जाएगा 2 बार केक बनाएगा, 10 बार बनाएगा, 20 बार बनाएगा, 200 बार बनाएगा, 2000 बार बनाएगा, उसे कंफर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा कि केक बनाने में कितना मटेरियल लगता है, कितना उसमें अगर सूजी मैदे का बनाना है तो कितनी उसमें सूजी डलेगी, कितना उसमें हल्का सा मैदा डलेगा, कितना कितना उसमें घी डलेगा, कितना उसमें शुगर डलेगा, कितना उसमें चॉकलेट का वो है ना सेंस डलेगा, ऑल द इंग्रेडिएंट्स उसे पता चल जाएंगे, और वो वेस्टेज कम से कम करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट हो गया। एक्सपर्ट क्यों है? क्योंकि उसे काम ही सौंप दिया कि भाई तेने कुछ नहीं करना, पहला क्या करना है, केक ही केक बनाने हैं, उसका हाथ उसी केक को बनाने के ऊपर फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज एडॉप्शन टू द चेंज। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की ये खासियत है, मतलब फीचर भी कह सकते हो आप, है ना, कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो, कि ऑर्गेनाइजेशन की कहते स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को इजीली एक्सेप्ट किया जा सके। अब देखिए, अब चेंज को एक्सेप्ट क्यों करना है, द रीजन बिहाइंड दिस, बता सकते हैं कोई, चेंज को यहाँ पे एक्सेप्ट क्यों करना है? भाई किसी को भी नहीं पता है बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होगा। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ डायनामिक नेचर, पढ़ के आए हो आप चैप्टर में, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, डायनामिक नेचर का। डायनामिक नेचर का मतलब चेंज होता रहता है, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो गया, सप्लायर ने कुछ चेंजेस कर दिए, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो गया, करेंसी के प्राइसेस में चेंज आ गया तो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो गया। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो भाई वो, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत स्पीडली चेंज कर सकता है, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत स्पीडली चेंज कर सकता है, तो उस बदलते हुए बिजनेस इन्वायरमेंट में
है ना, उस बदलते हुए माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, एक और इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इसमें रोल्स बिल्कुल, क्योंकि उसमें रोल्स बिल्कुल क्लियर कट डिफाइन किए होते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बड़े अच्छे से डिफाइन किए होते हैं। डिपार्टमेंट के एचओडी को पता है दैट आई एम द एचओडी ऑफ द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, उन्हें पता है कि मैं एचओडी हूं, मेरा काम सारा प्रॉपर देखना है कि कोई भी टीचर ऐसा ना हो कि जो क्लास में वेला बह के आ जाए, जो क्लास में बच्चों के साथ बातें करके आ जाए, जो क्लास में ऐसे ही टाइम पास करके आ जाए, जो 40 मिनट की बजाय 20 मिनट क्लास लगा के आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एचओडी को पता है सारा सिस्टम क्या है, क्योंकि हर बंदे की ड्यूटी प्रॉपर फिक्स है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन बिल्कुल फिक्स है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस सबसे क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन काम है, ऑफिशियल काम है, सारा प्रॉपर एकदम मलाई की तरह, मक्खन की तरह स्मूथली चलेगा। देखिए एग्जांपल, if the job description of each worker is well defined, then it is easy for the supervisor to supervise or ensure proper and effective execution of the work. जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या कुछ करना है, कब क्या करना है, पहले कार्ड बना दिए जाते हैं फैक्ट्रीज में कि भाई आज का तेरी ये ड्यूटी है, 9 से 11 यहाँ पे, 12 से 9 से 11 यहाँ पे, 11 से 12 तेरा लंच टाइम है, 12 से 3 यहाँ पे, और 3 से 4 यहाँ पे। उसको प्रॉपर पहले कार्ड असाइन कर दिया गया है। जॉब डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन वर्ड बना है डिस्क्राइब से, प्रॉपर डिस्क्राइब कर दिया गया, बता दिया गया है कि भाई मेरे तेरा आज का ये काम है। वो आज का भी हो सकता है, एक दिन का हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, जो सुपीरियर होगा उसे वो सारा काम देखना इजी होगा। अब बताइए, अगर एचओडी को यही नहीं पता है, रोज ड्यूटीज चेंज होती हैं, कोई टीचर किसी दिन मैथ डिपार्टमेंट में आ गया, कोई कभी एसएसटी में आ गया, कोई कभी हिंदी में चला गया, कोई कभी पंजाबी में चला गया, तो बताइए क्या किसी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल। किसको मैनेज करेगा एचओडी? भाई कर ही नहीं सकता। दैट इज अ नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ द पर्सोनल। कल भी आपको बताया था पर्सोनल किसे कहते हैं, एम्प्लॉय। तो कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या होता है, प्रॉपर जो हमारा पर्सोनल है, जो हमारे इंप्लॉइज हैं, वो डेवलप करते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है। हाउ डेवलपमेंट? वर्क डिवाइड किया है, वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के एक एक इंप्लॉय को दिया है, भाई तूने यही काम करना है। तो भाई जब तू वही काम करेगा तो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो जब एक्सपर्ट हो गया तो मतलब क्या है, तेरी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। समझ रहे हो ना? डेवलपमेंट कैसे होती है, जब आप एक ही, वो इसका नेगेटिव पार्ट भी है, आपको पता है फ्योल के प्रिंसिपल में आप पढ़ के आए हो कि जब आप एक ही तरह का काम करते रहते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है, एक ही तरह का काम करने से वो बोर्डम महसूस करने लगता है। बॉटम माने बोर, बोर फील होने लगता है, क्या है यार रोज यही करी जाओ, यो रही है ना। लेकिन तभी कहते हैं एक ही तरह का काम करने से आप स्पेशलाइज तभी बन पाओगे, आप एक्सपर्ट तभी बन पाओगे इफ यू लव योर वर्क। तभी कहते हैं अपने काम से प्यार करो, तभी उसमें सक्सेस मिलेगी। इसी तरह से हम टीचर्स आप बच्चों को समझाते हैं कि आपको आपकी बुक्स के साथ प्यार होना चाहिए, तभी आप बुक्स को पढ़ पाओगे। कहते हैं ना, जैसे अपने पेरेंट्स हैं, हम बच्चों को प्यार करते हैं, सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं, है ना, तभी वो अपनी इतनी ज्यादा केयर करते हैं। तो डेवलपमेंट में यहाँ पे पॉइंट क्या है, वापस आते हैं कि क्योंकि अपना वर्क को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वर्कर की जो इससे स्पेशलाइजेशन होगी, एक ही तरह का काम करेगा, वो एक्सपर्ट हो जाएगा, जिससे कि धीरे धीरे करके वो पहुंच सकता है, वो एक्सपर्ट बन जाएगा। एंड सेवंथ इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। कहते हैं एक अच्छी एंटरप्राइज, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन
बिजनेस को भटकने से बचाती है। ये डेविएट वर्ड का मतलब क्या होता है? भटकना। भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छी ऑर्गेनाइजिंग, एक अच्छा फ्रेमवर्क, एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स, अच्छा कॉपरेशन कंपनी को, इंप्लॉइज को इधर उधर भटकने से बचाती है। आप सोच के देखिए, आपने अगर सुना है तो बिजनेस में आप एक टर्म यूज करते हैं कि जो हमारे इंप्लॉइज हैं, क्या कह रहा हूं मैं, जो इंप्लॉइज हैं, किसी भी कंपनी के इंप्लॉइज उस कंपनी के लिए क्या होते हैं? एसेट्स। यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल एसेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो कोई भी इंप्लॉय किसी भी कंपनी के लिए एक एसेट का काम करता है। तो ये जितने ज्यादा बढ़िया, अगर एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितना ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का अपने पास एसेट होगा उतना ही आप ग्रो करेंगे। तो उस इंप्लॉय का ध्यान रखना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि नॉर्मल एसेट्स का रखा जाता है, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। दूसरा एसेट आपके पास चला गया, पैसे खर्च करके अरेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका इंप्लॉय आपका साथ छोड़ के चला गया, एक की पॉइंट है, इंप्लॉय क्या रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एक की है, की मने वहां पे चाबी, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स के ताले खुल जाते हैं। एक्चुअली इंप्लॉइज दो तरह के हो सकते हैं, एक बढ़िया वाला, एक थोड़ा सा कम बढ़िया वाला, है ना, या वी कैन से कम काम करने वाला। तो जो बढ़िया काम करने वाला है उस इंप्लॉय को एसेट कहा गया है। जो एक निकम्मा टाइप है, जिसने काम ही नहीं करना है, वेले ही बैठना है ना, बैठ लिए, इधर उधर बैठ गए, पानी पी लिया, फिर बैठ गए, पानी पी लिया, फिर बैठ गए, ऐसे इंप्लॉइज कंपनी के लिए एसेट का काम नहीं करते हैं। एक्चुअली संदीप सर मेरे पास बैठे हैं तो वो पानी पी रहे थे, तो इस वजह से है ना, मैं ऐसे बार बार कह रहा था उनको छेड़ने के लिए। एक और तो ये पॉइंट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी एग्जांपल है। ह्यूमन केयर कोई कंपनी का नाम है, उन्होंने प्लान बनाया कि आप डायबिटीज चेक करने की मशीनें मंगवाएंगे, लेकिन उनकी जो सेल टीम है उन्होंने सुजेस्ट किया कि आप अगर डायबिटिक वो चेक करने की मशीन के साथ साथ ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन भी मंगाएंगे तो हमारी सेल्स कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, सुजेशंस लिए जाते हैं एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय की बात को समझा जाता है, कंपनी ने ऑर्डर दे दिया और कंपनी के जो है ना, एक तो प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज हो गया, नया प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, कंपनी की सेल्स, कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। क्लियर? तो ये थी आपके ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस। तो यहां तक आप अच्छे से पढ़ना। और देखिए एक वर्ड आप यूज कर रहे थे, चाउस, मैं उसे क्या बोल रहा था, चाउस, लेकिन संदीप सर ने मुझे करेक्ट किया है, वो चाउस नहीं है, उसे इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं अपा क्यास, के आस, चाउस नहीं है वो, क्यास है ना, क्यास कंफ्यूजन, जिसे मैं चाउस कह रहा था वो चाउस नहीं है, प्रोनाउंसिएशन उसकी क्यास। क्लियर? तो अच्छे से बेटा जी पढ़ना, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, जितना भी मुझे जिम्मेदारी दी गई उम्मीद है कि मैं अच्छे से निभा पा रहा हूँ। अच्छे से इसको पढ़िए, जो आपकी क्वेरीज हुई वो अगर मैंने क्लास ली आपको तो मैं बता ही दूंगा, वरना आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। होप सो कि आपकी नेक्स्ट क्लास सर वापस छुट्टी से आ जाएंगे तो मंडे को मे बी आपकी क्लास सर लेंगे और आप इकोनॉमिक्स का पीरियड लगाएंगे। आज आपका इकोनॉमिक्स का पीरियड नहीं लगेगा। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।